We will start with next chapter, which is magnetic materials. Extremely simple chapter है, बहुत कम क्वेश्चंस और बहुत कम फॉर्मूलाज है दोनों में, और जो भी है इज वेरी सिंपल, राइट. एंड इंटेंशनली थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे रहेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट आ गया तो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे पहले 3 लेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. तो सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे रखूंगा मैं, बिकॉज ओनली बिकॉज बेसिक क्वेश्चन पहले होने चाहिए. So let us start with this question. A magnet with magnetic moment M is given. If it is bent into a semicircular form, its new magnetic moment will be. तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है. You have a bar magnet. बार मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट M दिया है. You know बार मैग्नेट दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. And you should know, for a bar magnet, magnetic moment, मतलब magnetic dipole moment is equal to pole strength into distance between the two poles. Let us say distance between the two poles is r, या फिर you can say this is L, right. तो ये याद रखना, नॉर्मली हम लोग 2L लिखते हैं क्योंकि सेंटर से एक साइड पे L, दूसरी साइड पे L, तो 2L. या फिर जस्ट फॉर सेक ऑफ नोटेशन मैं इसको x भी बोल सकता हूँ. I will call this as x. So magnetic dipole moment is pole strength into distance between the two poles. तो याद रखो, magnetic dipole moment M is proportional to distance x between two poles. अब हमने क्या किया, हमने इस मैग्नेट को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने इसको बेंड कर दिया. तो वी आर बेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. सेम मैग्नेट था, सिर्फ इसको आपने कर दिया बेंड, ऐसा बन गया, राइट. तो ऐसा बनने का मतलब क्या होता है, जो पहले लेंथ x था वही लेंथ x इज इक्वल टू व्हाट विल बी x नाउ. बेंड कर देना सेमी सर्कल में, तो अगर सर्कल बनाते तो डिस्टेंस क्या होता, 2 पाई r. सेमी सर्कल बनाया मतलब ये क्या हो गया, पाई r, हाफ द सर्कमफरेंस. रिमेंबर दिस, वेरी सिंपल टास्क, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक बार मैग्नेट जिसका लेंथ x था उसको हमने सेमी सर्कल बना दिया, मतलब x इक्वल टू पाई r, वेयर r इज रेडियस. तो ये आ गया आपका नॉर्थ पोल, यहाँ आ गया आपका साउथ पोल. ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बिकम r एंड r. तो न्यू डिस्टेंस मतलब बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल में जो डिस्टेंस है, न्यू डिस्टेंस इज 2r, करेक्ट. तो ये x डैश डिस्टेंस जो है, दिस इज इक्वल टू 2r, राइट. देन हमको यहां से मिल गया r इक्वल टू x अपॉन पाई. तो 2r इक्वल टू क्या आएगा, 2x अपॉन पाई, राइट. बट 2r क्या है, x डैश है, x डैश है, सिंपल. तो अच्छा समझ लो, डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. पहले डिस्टेंस कितना था, x, फिर हमने इसको बेंड कर दिया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, वेयर r इज रेडियस. बट ये पूरा लेंथ था x, x को क्या बना दिया, सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मतलब पाई r. तो लेंथ इज नाउ इक्वल टू पाई r. तो r इज x अपॉन पाई, तो 2r इज 2x अपॉन पाई, मतलब x डैश. देन therefore new dipole moment upon original dipole moment, new distance between north pole and south pole upon this distance between south pole and north pole, original distance. So m dash will be equal to x dash by x into n. What is x dash, 2x by pi, 2x by pi upon x, cancel and cancel of m, तो क्या आ जाएगा, 2m upon pi. तो 2m upon pi, ऑप्शन नंबर डी, राइट. वापस एक बार समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट, बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट. हमने और एक डायपोल मोमेंट देखा था जिसमें आप लिखते हो I into A. डायपोल मोमेंट
इज I into A, किसके लिए? जब आपके पास एक कॉइल हो विच इज कैरिंग करंट। यहाँ पे कॉइल है क्या? नहीं। यहाँ पे कौन है? बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ into distance between two poles. तो डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। इसको हमने सेमी सर्कल बना दिया, मतलब x बन गया पाया, तो r हो गया x by pi। न्यू डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज 2r, तो 2r आ गया 2x by pi, इसको बोल दिया x डैश। तो m dash upon m is x dash upon x, तो m dash is x dash by x into m, x dash is 2x by pi upon x, solve करो and you get what you get is 2m upon pi। Right. Next question. तो more or less मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक बार मैग्नेट है, उसका शेप चेंज कर दिया, न्यू डायपोल मोमेंट कितना। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। द लेंथ ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर इज L। मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर मतलब बार मैग्नेट जैसा ही होगा। तो यू हैव अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर। मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर में एक पोल, एक साइड बन जाएगा नॉर्थ, दूसरा बन जाएगा साउथ, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड है, राइट। आगे बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट इज m, दोनों का डिस्टेंस है L। इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज L। तो ये जो डिस्टेंस है ये L है, दिस इज डिस्टेंस L। आगे बोला है इट इज बेंट इनटू शेप ऑफ कैपिटल L विथ टू इक्वल साइड्स। तो हमने इसी को उठाया यहाँ से और इसको हमने एल शेप बना दिया। तो एल शेप कैसे बनाओगे? वेरी सिंपल, इसको इक्वल साइड मतलब इसको सेंटर पे कट करोगे, सेंटर पे कट कर दिया। once you cut it at center and you put it like this, राइट। तो ऐसा बन गया एल शेप। तो हमारे पास जो पहले एक वायर था एल लेंथ का जो वायर था, इसको हमने कैपिटल एल शेप में बेंड कर दिया। इक्वल साइज है दोनों साइड्स का, तो ईच साइड इज L/2। तो ये आ जाएगा L/2, ये आ जाएगा L/2। पहले डिस्टेंस कितना था नॉर्थ एंड साउथ पोल में? L। अभी डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल, हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस हियर इन दिस केस? हाँ, ये नॉट √2 टाइम्स पाइथागोरस तुम अप्लाई करोगे तो दिस साइड, ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज में कुछ नाम दे देता हूँ। लेट मी कॉल दिस एज बेसिकली NS साइड। NS साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, मतलब NS स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ L/2 का स्क्वायर, मतलब NS इक्वल टू इसका रूट 2 का रूट 2 L/2, मतलब L/√2। तो न्यू लेंथ इज L/√2। ओरिजिनल लेंथ कितना था? L। न्यू लेंथ एक्स कितना है? L/√2। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैंने अभी आपको बताया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m is proportional to distance x। what we had is, हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ पोल का डिस्टेंस। तो m dash upon m will be x dash upon x। what is new distance between north and south? L/√2। तो L/√2, what is original distance? L। cancel and cancel। तो m dash equal to m by √2, m dash equal to m by √2, option number D। done। Next question. The magnetic moment of current I carrying circular coil of radius r and number of turns n varies as। तो ये क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है ड्यू टू करंट I। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड रिमेंबर, दो अलग अलग
टाइप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे। एक होगा ड्यू टू बार मैग्नेट, या नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट इज कोएफिशिएंट इनटू एक्स। अगर आपके पास एक कॉइल है जिस कॉइल में n टर्न्स है, इसमें से आप करंट पास कर रहे हो I, इसका डायपोल मोमेंट होता है n into I into A, NIA, where n is number of turns, I is current, right? Then जो, क्योंकि हमको पता है what is area of coil, pi r square, I constant, n constant, pi constant, तो m is proportional to r square, option number B. So there is nothing to solve in this question. सिर्फ magnetic dipole moment due to current loop, ये आपको पता है या नहीं, that is why they are asking you such questions, right? तो m is NIA, A is pi r square. The magnetic dipole moment of a current carrying coil is proportional to r square, option number D. अगला question, no need to note this thing down, it's nothing. Next question, a closely wound solenoid of 800 turns and area of cross section 2.5 Newton per minus 4 meter square carries a current of 3 amperes. What is the associated magnetic moment? Same question. Associated magnetic moment मतलब NIA, right? आपको n दिया है, कितना दिया है 800, करंट बताया है कितना, बताया है 3, एरिया कितना दिया है 2.5 into 10 power minus 4. So they are checking if you know multiplication or not. 2.5 into 4 कितना 10, into 8 कितना 20. ये 10 power 2 था, ये minus 4 था, कितना आ गया -2. 2.5 into 8 20, 20 into 3 60, right? तो 16 into 10 power minus 2 मतलब कितना 0.6 जूल पर टेस्ला, राइट? हो गया, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a current I flows in a conducting wire of length L. If we bend it in a circular form, then calculate its magnetic dipole moment. हमारे पास पहले एक वायर था, इस वायर का लेंथ L है, कैपिटल L, और इसमें करंट I है, तो करंट थ्रू दिस वायर इज I, लेंथ इज L. हमने इसको बेंड कर दिया किसके फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, तो लेंथ क्या बन गया 2 pi r. अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू a, क्योंकि एक ही टर्न दिया ना, दे आर नॉट टोल्ड यू कि आपने इसको बेंड करके 2 टर्न बनाए, सिंगल टर्न है तो n की वैल्यू 1 है. I इंटू a इज pi r स्क्वायर, यहां से r आपको मिल जाएगा, व्हाट इज r, l अपॉन 2 pi, राइट? तो I pi r is l upon 2 pi उसका स्क्वायर, l upon 4 pi स्क्वायर, एक pi और एक pi कैंसल, तो I l स्क्वायर अपॉन 4 pi, I l स्क्वायर अपॉन 4 pi, ऑप्शन नंबर A. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में नॉर्मली डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट या फिर डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब वेटेज वाइज बहुत कम, एक क्वेश्चन मोस्टली आएगा या 2 मैक्सिमम, राइट? तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बी इट नीट और बी इट सीईटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज, तो सबसे पहले डू यू नो व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोहर मैग्नेटॉन? बोहर मैग्नेटॉन मतलब EH upon 4 pi me, where m is mass of electron, E is charge on electron, H is Planck's constant. इसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, हम इसको डिनोट कर देंगे B से.
So let us denote Bohr magneton by B, EH upon 4 pi ME. This is Bohr's magneton, Bohr magneton. So just put values. What is value of H? 6.63 into 10 power minus 34. What is value of E? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 4 pi ME. What is value of mass of electron? 9 into 10 power minus 31. So mass of proton नहीं, mass of electron. Simple 1 and 0.4. या फिर अगर और भी सिंपल कैलकुलेशन करना है तो 4 into pi is 12.5, क्योंकि 4 into 3.14 is roughly 12.5. ये 12.5 आता है. 12.5 पता लग गया तो इजी टू सॉल्व. हाउ? तो एक काम करो, कैलकुलेशन सिंपल कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 1.616, 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 20 और माइनस 34 कितना? माइनस 54. और क्या है? 6.63 अपॉन 4 पाई. मैंने बताया 4 पाई 12.5 इंटू 9 रखते हैं 9 को फिलहाल. 10 पर माइनस से ऊपर जाके कितना हो गया? +3 मतलब 10 इंटू 100. ये 1000 था, 1000 को ऊपर भेज दिया तो 10 इंटू 100 लिख लिया. 1 जा एंड 8 जा. हाँ ठीक है, दैट वी विल डू दैट आल्सो, बट रफली स्पीकिंग देखो प्रॉब्लम क्या है. 1/9 इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि 10/9 इज 1 पॉइंट समथिंग. इशू है नीचे 12.5 है, तो पहले गेट रेट ऑफ 12.5. 12.5 1 जा एंड 8 जा, राइट. अब 8/9 भी पता होगा. 8/9 इज रफली 0.88 आता है वो. 8/9 इज 0.88. उसका हम देखेंगे. या फिर ये भी फैक्टर है, दिस इज आल्सो ना 2.21 और ये आ गया 3. हाँ 1/3 पता है आपको? 0.33. हमारा आंसर यहाँ पे खत्म. कैसे? सिंपल. यू नो व्हाट इज 16 जा. या फिर इवन सिंपल. लुक एट द नंबर्स. या तो 9.27 आएगा या फिर 2.97 आएगा, एक ही चीज है. 1 जा एंड roughly 5 जा. What is 5 8 जा? 40. What is 40 into 2.2? 8.8. वही बता रहा था मैं. roughly 8.8, approximately 8.8, correct? Right. तो 8.8 into something. अब हमारा 9.27 तो आया, ये तो पक्का हो गया. सिर्फ हमारी गलती कहाँ हुई? We'll see where did we go wrong. It is here 31. तो 31 है, तो that is where we will have to rectify. चलो 31 कर देते हैं, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा. तो 31 था, ऊपर गया तो कितना? -31 या फिर +31. तो +31 के 2 निकाल लिए थे हमने, तो कितने बचे? +29. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. +29 डन. ऑप्शन नंबर ए आएगा. मैं वापस बता देता हूँ कैलकुलेशन. इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. देखो अगेन बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ 10 के पावर्स पहले एडजस्ट कर लो. 10 पावर -34 नीचे -31 कितना बचा? -34 -31 कितना बचा? -3. ऊपर -3 और -19 -20 -3 -19 -22 और इसका पॉइंट भी इसको दे दिया -23. 10 पर -34 -31 और 10 पर -3 -3 और -19 -22. इसका पॉइंट दे दिया -23. क्या आ गया? 16 इंटू 6.63 अपॉन क्या है? 4 पाई मतलब 12.5 इंटू 9, करेक्ट. देन मैंने आपको बताया नीचे 12.5 है तो ऊपर 100 चाहिए. 100 चाहिए मतलब 10 पावर +2 और 10 पावर -2 कर लिया एडजस्ट. ये एडजस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि हमको पता है 12.5 इंटू 8 इज 100 इंटू 8 इज 100. तो याद रखना
नीचे 25 या 12.5 या 6.25 ऐसा कुछ नंबर आए तो इमीडिएटली ऊपर 100 लाओ, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएंगे सिंपल, 1 and 8 right, correct, this is 2.21, then and 3, roughly 1 and 15 into, sorry, 5 into 8 is 40 into 2.2 is कितना, 40 into 2.2 88, 40 into 2.2 8.8 कैसे हो गया, it is 88 into 10 power minus 25, correct, right, और एक पावर, वन मोर पावर, कहाँ रह गया वन मोर पावर, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एडजस्ट करो because you will have to first of all check what are the powers of 10 power minus 25 ये 88 minus okay, चलो सबका सब, अभी आप ही लोग बताओ ये कितना है, -3, -3 और -19 कितना होता है, -22, और इसका पॉइंट हटा दिया तो कितना होता है, -23, तो 10 पावर -23, यहां तक हो गया, गुड। अब ये कितना रहा, 16, बाकी क्या है 6.63 अपॉन 4 into 5 कितना है 12.5 into 9 as it is। मैंने क्या बताया, नीचे 12.5 तो ऊपर क्या एडजस्ट करोगे 100। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -25, क्यों, क्योंकि 10 पर +2 और -2 कर लिया एडजस्ट, 1 जा एंड 8 जा, बाकी कुछ रह गया क्या, नहीं, this is 2.21, this is 3, roughly 1 and 5, what is 8 5 जा 40 into 2.2 कितना 88, करेक्ट, into 10 power -25, सही है यहाँ तक। तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अरे इसका 10 पर -25 का एक -1 इसको दे दिया तो -24 होगा कि -26 होगा, ऑप्शन नंबर बी। Order of magnitude of Bohr magneton is -25 क्यों, अगर आपको याद होगा कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर, तो रूल नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखते वक्त पहले तो सब एसआई यूनिट में चाहिए, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लिया। देन अब प्रॉब्लम क्या है, इसी नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसी नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस नंबर को वी कैन राइट डाउन लाइक दिस आल्सो। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त सबसे पहला काम होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब नंबर इनटू 10 पावर n, साइंटिफिक नोटेशन इज a into 10 power n, a should be greater than 0.5 and less than 5, तो 0.6 इन दोनों में आता है क्या, यस, राइट, तो a छोड़ दो, 10 का पावर कौन है 7, इसको बोलते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 10 पावर 7 या तो ओनली 7, तो 7 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैंने आपको पूछा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोहर मैग्नेटॉन,
तो हमारा आंसर था 9.27 इंटू 10 पावर -24, राइट। ये लाने से पहले ही हमारा था 0.927 इंटू 10 पावर -25 या -23। बाबा डेंजर है। ठीक है, अब सही है क्या? 9.27 को मैं 0.927 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या? यस। ये 10 का पावर वन हो गया, कितना है? -24। तो कितना आ गया? हाँ, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? -23। तो ये देख के ही समझ में आ गया था कि इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 पावर -24। तो यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होता है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन? 10 पावर -23। तो 10 पावर -23 के सबसे पास में कौन सा आंसर है? 10 पावर -24। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of charge q and mass n moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. The ratio of magnitude of magnetic moment मतलब m to that of its angular momentum is, इसका रेशो चाहिए m by l। m is dipole moment and l is angular momentum। तो कैसे लाओगे? अब बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया है, we know that it is constant, ऑप्शन नंबर ए। तो डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज अपॉन 2m, दैट इज करेक्ट। लेकिन आया कैसे? व्हाट इज डायपोल मोमेंट बाय डेफिनेशन? I into a। व्हाट इज करंट बाय डेफिनेशन? चार्ज अपॉन टाइम। यू नो कैपिटल T का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल T? कैपिटल T इज अ टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट वन राउंड। तो मुझे बताओ, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर। अगर स्पीड था v, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी टाइम पीरियड? 2 पाई आर बाय v। व्हाट इज चार्ज? तो क्यू ही दिया है, ये आ गया 2 पाई आर अपॉन v। अपॉन v मतलब v गया ऊपर। व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप? pi r square, this is into pi r square, pi cancel, एक r cancel, करेक्ट। तो ये आपको मिल गया डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? q v r अपॉन 2, q v r अपॉन 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। व्हाट इज mvr? एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो मास अपॉन डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक काम करो, डायपोल मोमेंट को बोल दो m डैश m डैश m डैश एंड m डैश। दिस इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज अपॉन 2m। हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो यू स्टार्ट बाय सेइंग डायपोल मोमेंट is current into area. Current is charge upon time, where t is time period and a is area of the loop. Time period is distance upon velocity. Distance in one round is 2 pi r upon v। area is pi r square, pi cancel, r cancel। तो क्या बचा? qvr। यह है आपके पास qvr by 2। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर लिया। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर लिया तो ऊपर आ गया mvr। व्हाट इज mvr? एंगुलर मोमेंटम l, राइट। नीचे है 2m। एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड कर लो तो डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज q अपॉन 2m। दिस इज हाउ यू कैन गेट ऑप्शन नंबर टी। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल से दो पार्ट है। एक है मैग्नेटिज्म, जो आप 11 में सीखते हो, इट डील्स विद ओनली बार मैग्नेट्स, राइट। दूसरा है 11 का पार्ट जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं।
अब मैग्नेटिक मटेरियल्स में तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो पहले बेसिक समझ लो थोड़ा सा कौन कौन से तीन टाइप के, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स यू विल नीड टू नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो पहले दो टाइप है, कौन से पहले दो टाइप है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। These are temporary magnets, ये टेम्पररी मैग्नेट्स है, याद रखना। और जो लास्ट है फेरोमैग्नेटिक, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। अब ये परमानेंट क्यों हुआ, तो परमानेंट होने के पीछे इसका जो रीजन है वो समझ लेंगे। अगर ये पता होगा तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सिंपल, दीज आर टेम्पररी मैग्नेट्स। अब ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एट द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स इन योर बुक, अच्छे से देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस मूव होना शुरू हुए तो दो चीज होती है, करंट मिलता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको देखना है रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं। बट व्हेन देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। उसका अगला चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसका अगला चैप्टर था मैग्नेटिक मटेरियल्स, बिकॉज देयर इज अ लिंक। द आइडिया इज, कोई भी मटेरियल आप लोगे, कोई भी मटेरियल लोगे, टेक एनी एटम, यू विल अल्टीमेटली फाइंड प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो क्वेश्चन ये आता है, क्यों कुछ मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं और कुछ मैग्नेटिक होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली एटॉमिक लेवल पे सबका स्ट्रक्चर सेम है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा है क्या? ऐसा हुआ क्या मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमको ये समझना है और समझाना है कि व्हाई सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक। तो यू नो, जब जब करंट होगा तब तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम एटम की जब बात करते हैं तो एटम में कहां से आ गया ये करंट? क्योंकि एटम में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग लूप। अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऑल द इंटरेस्टिंग फिजिक्स कम्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो जो अंदर के शेल है वो भरे हुए है, फिल्ड शेल्स है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आपने सीखा है फिल्ड शेल्स में 2, 8, 18 ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? पेयरिंग का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के, अभी वो भी बताना चाहिए, व्हाट इज पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। No two electrons can have same state of same number of, है ना, same value of all 4 quantum numbers n, then principal quantum number, then orbital quantum number, then total 4 थे, n, l, ml and ms, principal quantum number, orbital and magnetic orbital and magnetic spin। तो तीन तो सेम हो ही सकते हैं। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, दोनों का n 1 है, l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, n सेम तो l सेम, ml की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, m सेम तो l सेम, l सेम तो ml भी सेम। तो तीन तो सेम हो गए। अब चौथा बचा ms, मैग्नेटिक स्पिन। अब अगर ये गलती से भी सेम हो गया, इसका मतलब एक सीट पे 2 पैसेंजर, एक जगह की 2 इलेक्ट्रॉन सेम जगह पे आ गए, ऐसा होता नहीं है। दैट इज व्हाई ms की वैल्यू या +½ होगी या फिर -½ होगी। +½ मतलब स्पिन इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड -½ मतलब डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो पेयरिंग होगा। पेयरिंग मतलब स्पिन इज कैंसल्ड आउट, क्योंकि एक अपवर्ड था एक डाउनवर्ड था। स्पिन कैंसल होना, मैग्नेटिक स्पिन कैंसल होना मतलब मटेरियल का नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर होना। If the spin cancels out, it means the material is non-magnetic in nature. अब अंदर के जितने भी शेल्स है ये सारे के सारे मैग्नेटिज्म में जीरो कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, एक का ऊपर स्पिन एक का नीचे स्पिन। अगर दूसरे ऑर्बिट में 8 है तो दो दो के 4 पेयर है, राइट? 4 into 2, ऊपर स्पिन नीचे स्पिन, ऊपर स्पिन नीचे स्पिन, कैंसल आउट। तो सारा का सारा मैग्नेटिज्म कहां से आ रहा है? लास्ट शेल से। अब लास्ट शेल में भी अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए, राइट, तो नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। अगर डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो आ गया तो द मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। इसको बोलते हैं डायामैग्नेट्स। अब होगा क्या? नॉन मैग्नेट भी है और डायामैग्नेट भी है। होता क्या है, जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। तो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन फील्ड की डायरेक्शन में है उसका स्पीड हो जाता है कम, और जिसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ जाता है, राइट? स्पीड बढ़ना अभी अभी देखा हमने। स्पीड बढ़ना मतलब टाइम पीरियड कम होना, टाइम पीरियड कम होना मतलब करंट का बढ़ना, करंट का बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना। B इक्वल टू, याद है क्या? B प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। तो V, if speed increases T decreases, if T decreases I increases, and if I increases मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो ओवरऑल जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब जितना फील्ड इस इलेक्ट्रॉन ने जनरेट किया उतना ही इसने किया अपोजिट डायरेक्शन में कैंसलेशन, जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो स्लो हो गया और दूसरा फास्ट हो गया। फास्ट हो गया तो उसका फील्ड भी ज्यादा हो गया। तो अब इस एटम के पास नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये कब आया? नेट फील्ड कब आया? जब आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी। व्हाई टेम्पररी? बिकॉज द मोमेंट आई रिमूव एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम हियर, खत्म, दिस बिकम्स नॉन मैग्नेटिक अगेन, राइट? Then what about paramagnetic? Paramagnetic substances are those substances, वो सब्सटेंस है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, क्योंकि ऑड मतलब हो सकता है ना 9 इलेक्ट्रॉन्स हो तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 7 में से 6 पेयर है, 2 के 3 पेयर और एक रह गया अनपेयर। तो इसके पास नेचुरली डायपोल मोमेंट है। यहाँ पे एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं था तो जब सब्सटेंस बनेगा तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। यहाँ पे हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन फिर भी ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि जब मटेरियल बनता है तो एक एटम तो होता नहीं है, देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आर रैंडमली डायरेक्टेड। हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है? रैंडम। और आपको इस स्टेज पे आने के बाद जब आप क्रैश कोर्स की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स गिव यू जीरो रिजल्टेंट। तो यहाँ पे सारे के सारे एक एटम का डायपोल मोमेंट, दूसरे का डायपोल मोमेंट, तीसरे का डायपोल मोमेंट सब हो गए कैंसल आउट। तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो क्या आ गया? 0। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल फील्ड रखा तो व्हेन यू कीप दिस इन एक्सटर्नल फील्ड तो होता क्या है? ये सारे के सारे खुद को एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में
अलाइन कर लेते हैं, अपोजिट या इन द सेम डायरेक्शन, राइट? तो दे ऑल गेट अलाइंड इन अ गिवन डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन हो गया सेम, एंड व्हेन डायरेक्शन बिकम्स सेम देयर इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, दे आर आल्सो टेम्पररी मैग्नेट्स, राइट? तो ये आ गया टेम्पररी मैग्नेटिज्म। गुड। जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड हटाया, वापस से ये रैंडमली ओरिएंटेड, जस्ट लाइक यू, व्हेन आई एम लुकिंग एट यू ऑल ऑफ यू आर पेइंग अटेंशन। जैसे मैं यहाँ पे लिखने के लिए बोर्ड के साइड देखा तो चालू हो गया आपका गड़बड़, तो सेम इज दिस, तो दिस इज आल्सो टेम्पररी, रिमेंबर दिस। अब फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो, अभी ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि अगले क्वेश्चन में तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यू नीड टू नो बेसिक्स। अब नेक्स्ट टाइप इज फेरो, मतलब आयन जैसा मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट होता है। आयन आप कभी भी उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते नहीं हो, वो परमानेंट मैग्नेट है। अब परमानेंट बना कैसे? तो फेरो मैग्नेट्स में होता क्या है, फेरो मैग्नेट्स भी एक्चुअली नॉन मैग्नेटिक था, इन रियलिटी इट वाज नॉन मैग्नेटिक। हुआ क्या, इसमें होते हैं डोमेन्स। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? छोटे छोटे रीजन्स। तो यू हैव स्मॉल स्मॉल रीजन्स हियर, इसको बोलते हैं डोमेन स्ट्रक्चर। तो यू हैव स्मॉल स्मॉल रीजन्स। अब हर एक रीजन में जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे, मतलब जितने भी एटम होंगे, उन सारे एटम्स का मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ये सेम डायरेक्शन में होता है। दूसरे डोमेन में दूसरा डायरेक्शन होगा, तीसरे में कोई और डायरेक्शन होगा, चौथे में कुछ और ही होगा, पांचवें में कुछ और होगा, लेकिन एक डोमेन के अंदर जितने भी डायपोल मोमेंट्स है, दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। और ये जो डोमेन को सेपरेट करने वाला सरफेस है, इसको बोलते हैं डोमेन बाउंड्री, डोमेन वॉल। ये जो ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है ना, दिस आर डोमेन वॉल्स। अब होता क्या है, अगर आपने इस मटेरियल को एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वीक, रिमेंबर हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो अर्थ के फील्ड में ही है। तो व्हेन यू हैव एक्सटर्नल फील्ड, देन ये जो डायपोल मोमेंट होंगे हर एक डोमेन के अंदर, ये खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सारे के सारे हो गए ओरिएंट, यहाँ पे सारे के सारे ओरिएंट हो गए। और जब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, तो ये वॉल्स को पुश कर रहे थे, एंड देन दिस वॉल्स ब्रेक। वॉल ब्रेक होना मतलब परमानेंटली अलाइनमेंट होना, मतलब अब वापस से दे कैनॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन। तो एक बार ये अलाइन हो गए तो दे कैनॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन। तो ऐसा है वो। तो दिस इज परमानेंटली ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन। तो ये बन गया परमानेंट मैग्नेट, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट। अब यूनिट वॉल्यूम में, बिकॉज हो सकता है ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब पर मीटर क्यूब में कितना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये पता होगा तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इतना कम से कम पता होना चाहिए। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसके आगे के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब वही मैग्नेटाइजेशन जो मैंने अभी लिखा, mz, राइट? कितना दिया है? 5 into 10⁴ एम्पियर पर मीटर। द मैग्नेटिक लेंथ एंड एरिया, what is length?
12 सेंटीमीटर, मतलब 12 into 10 power minus 2 meter, and area is 1 centimeter square, मतलब 10 power minus 4 meter square. The magnitude of magnetic moment of the bar magnet is, so magnetization is equal to magnetic moment upon volume. तो magnetic moment is volume into magnetization. वॉल्यूम आप निकालते हो एरिया इनटू लेंथ से, तो एरिया भी है, लेंथ भी है और मैग्नेटाइजेशन भी है, राइट। तो पुट दिस वैल्यूज m इक्वल टू a कितना 10 पावर माइनस 4, l इज 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू मैग्नेटाइजेशन कितना 5 इंटू 10 पावर प्लस 4 10 power minus 4 plus 4 cancel, right? 12 into 5 is 60, 60 into 10 power minus 2 मतलब 6 into 10 power minus 1 मतलब 0.6। ऐसा आया तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। So basic formula, dipole moment upon volume is magnetization। अगर ये पता होगा तो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम, मतलब यहाँ पे मास दे दिया, मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ, 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10 पावर माइनस 3 इज, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब स्मॉल m कितना दिया है 6 into 10 पावर माइनस 7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो कितना है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम 10 पावर माइनस 3। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर 10 पावर माइनस 2, उसका क्यूब मतलब 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यह आ जाएगा 5000। तो डेंसिटी इज 5000, 5 into 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी मिल गया। आपको पूछा है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब mz पूछा है, तो व्हाट इज mz, mz इज m upon v। व्हाट इज m, व्हाट इज m, व्हाट इज m, ये जो स्मॉल m मतलब क्या होता है, ये m क्या होता है, ये स्मॉल m मतलब क्या होता है, ये स्मॉल m मास होता है ना, मास इज इन एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट, यस, दिस इज इन एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड डाइपोल मोमेंट इज इन किलोग्राम। तो स्मॉल m इज डाइपोल मोमेंट, और आपको पूछा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब आपको पूछा है mz। व्हाट इज mz, इज डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं, बट व्हाट डू यू नो, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। यह आ गया आपका मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। m इज डाइपोल मोमेंट, rho is density and m is mass। m कितना दिया है 6 into 10 power minus 7, डेंसिटी कितना है 5 into 1000, and what is m, 10 power minus 3, 10 power minus 3, 6 5 are 30, 30 मतलब 3 into 10 और 10 power 3, 10 power 4 minus 7 minus 3 cancel and cancel, तो क्या बचेगा सिर्फ 3, 6 5 are 30, 10 power minus 7 and plus 3 मतलब 10 power minus 4, minus 4 में से ये जीरो भी इसको दे तो minus 3 upon 10 power minus 3 cancel and cancel, तो 3 आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन इज आल्सो सिंपल, 6 5 30, 30 का एक जीरो और एक 3, 4, 4 में से 7 गए -3, ऊपर नीचे -3 कैंसिल, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मटेरियल कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एरिया,
था क्या? पर यूनिट एरिया था क्या? नहीं, क्या था? पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया राइट? ये तो है। आगे वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट ऑफ एम्पियर पर मीटर, यस। कैसे? Why? Because magnetization mz is dipole moment m upon volume। ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर, और ये एम्पियर मीटर स्क्वायर था अगर आपको याद होगा तो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर क्यूब। कैंसल एंड कैंसल, तो एम्पियर पर मीटर यस, वेक्टर यस, तो बोथ ए और बोथ बी एंड सी। तो प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मटेरियल कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is magnetic moment per unit volume magnitude wise, yes, and it is a vector quantity having ampere per meter unit, yes. So option number D, both B and C. Then next question, obtain earth's magnetization मतलब वही mz equal to dipole moment upon volume, assuming that Earth's field can be approximated by a giant bar magnet of magnetic moment 8 into 10 power 22. The Earth's radius is 6400 किलोमीटर। मतलब कुछ नहीं है, आपको बोला है अर्थ को आप एज अ जायंट बार मैग्नेट ट्रीट कर सकते हो। यू कैन ट्रीट अर्थ टू बी अ जायंट बार मैग्नेट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, और रियलिटी भी वैसा ही है। तो यहाँ पे आपके पास होगा, आपको पता है अर्थ का ज्योमेट्रिक नॉर्थ के पास में होता है मैग्नेटिक साउथ। तो यू कैन ट्रीट अर्थ एज अ जायंट बार मैग्नेट, ठीक है, डजंट मैटर। व्हाट इज एम वैल्यू दिया है, कितना है? 8 into 10 power 22। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ? 4/3 pi r cube, क्योंकि अर्थ इज ट्रीटेड एज अ स्फीयर। 4/3 pi r cube, okay, then you will have this as 8 into 10 power 22। 4 pi by 3 मतलब 3 आ गया ऊपर, r cube 6400 किलोमीटर। अब again it comes down to how you solve questions, how you do calculations। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर मतलब 10 पावर 3, मतलब 6400 into 10 पावर 5। क्यूब करना है उसका क्यूब करना है। तो 64 का क्यूब अगर निकालने बैठे तो बैठ क्या करेंगे? डू यू रिमेम्बर 2 raised to 5 32, 2 raised to 6, what is 64? 2 raised to 6, उसका क्यूब मतलब 2 raised to 6 का क्यूब मतलब 6 is 18, 2 raised to 18, राइट? ये पता है अगर तो हो गया। what is 2 raised to 18? how will you work this out? have you, कैसे करोगे इसको? सिंपल है, think think how will you do this? okay, I will give you one more method। 4 तरीके हैं कैलकुलेशंस करने के, there are 4 ways out। look, do not worry, just you need to have some basic fraction का knowledge। ये नीचे था मतलब यहाँ था 64 into 10 power 5 का क्यूब है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 का क्यूब सॉल्व करना या 1/64 का क्यूब निकालना, हाउ विल यू डू इट? यू विल हैव टू थिंक। 64 को आप 8 into 8 भी लिख सकते हो। 8 into 8 लिखा तो 8 का क्यूब और 8 का क्यूब है ना। 64 से 8 into 8, 8 का क्यूब है 8 का क्यूब। व्हाट इज 8 क्यूब? नहीं पता, कोई बात नहीं। 8 को आप 2 raised to 4 भी लिख सकते थे, 2 raised to 3। You can write 8 as 2 raised to 3, 2 raised to 3 raised to 3 मतलब 2 raised to 9, 2 raised to 3 raised to 3, 2 raised to 9। What is 2 raised to 9? 512, ये भी 512। What is 512 into 512? 500 into 500 कितना? 25,000। नहीं तो 2,50,000।
अरे ये आ गया रफली 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 500, ये आ गया रफली रफली 500, 25 इंटू 10 पावर 4, करेक्ट राइट। तो मैं अभी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ हाउ टू सॉल्व सच कैलकुलेशंस। देयर आर 2-3 वेज आउट। सबसे पहले चीज याद रखना, बाकी सबको साइड में करो, हम सिर्फ फिलहाल 64 इंटू 10⁵ का क्यूब पे फोकस कर रहे हैं। उसमें से भी 10⁵ का क्यूब इज नॉट एन इशू, ठीक है। अब हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे 1/64 इंटू 10 पावर 5 का क्यूब हमको सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे करोगे? 64 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यू कैन राइट 64 एज 8 इंटू 8, राइट, मतलब 2⁵ इंटू 2⁵। तो 2⁵ इंटू 2⁵ लिख दिया, तो यहाँ पे 2⁵ और 2⁵ का क्यूब आएगा। 2⁵ इंटू 2⁵, ये 10 पावर 15 ऊपर जाके -15, इसका आएगा क्यूब 2⁵, और ये 3 कितना आ गया 9 and 9, तो यू हैव 9 and 9, ये 3 इंटू 3 9, ये 3 इंटू 3 9, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 9 and 9 है। कितना है 500 और 500, 500 और 500, गुड। तो अप्रोक्सीमेटली 500 and 500, 8 इंटू 3 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 4 पाई। वैसे if you know 4 pi is 12.5, 8 3 is 24, roughly 1 and 2 approximate। क्यों? let us look, आसपास में कोई आंसर है क्या? नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। 1 and 2 जा 2 इंटू 10 पावर 22 और ये कितना -15, मतलब कितना +7, राइट। ये था 500 इंटू 500, मतलब 25 इंटू 10 पावर 4, ऊपर जाके -4। मैंने आपको और एक बार बताया था, क्या बताया था? नीचे 25 आए तो ऊपर 100 चाहिए, 100 चाहिए। 100 मतलब इससे 2 उधार ले लेंगे, 1 and 4 4 2 8, 10 पर 5 और माइनस कितना 10, मतलब कितना 80, तो 80 मतलब ये आ गया आपका 73, क्योंकि 80 के सबसे पास में कौन सा आंसर है 73, वही आएगा 100% श्योर। कैसे? लुक, नीचे था 512, हमने क्या लिखा 500, मतलब डिनोमिनेटर का नंबर जितना था उससे कम लिखा, तो न्यूमरेटर का नंबर जो आ रहा है उससे कम आएगा, 80 से छोटा आएगा। और वैसे भी बाकी ऑप्शन में 10 पावर 5 -5 और 1 है क्या हमारे पास? 10 पावर 5 -5 नहीं, हमारा आंसर क्या है 82 डिजिट नंबर, तो आंसर क्या आएगा 2 डिजिट, और 100% यही आएगा। आंसर की इज टेलिंग मी इट इज ऑप्शन नंबर बी। डन। learn how to do calculations, you know it starts from here। 11 12 से start होता है how to make calculation simple। unfortunately you use log tables or calculators, fortunately मेरे पास दोनों नहीं थे, and I used to think कि 12th के बाद मैं अगर गलती से इंजीनियर बन गया तो मुझे मंथली सैलरी कितना मिलेगा, और वो दिमाग में कैलकुलेशन रहते थे कि 10,000 मिला तो साल भर का 1,20,000 होता है, 15,000 मिला तो साल भर का 1,80,000 होता है, 20,000 मिला तो साल भर का 2,40,000। तो व्हेन आई टोल्ड यू मुझे बताओ व्हाट इज 1.2 का स्क्वायर, तो इमीडिएटली समझ में आ गया, राइट। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, फिर मैंने बोला कि क्यूब चाहिए था ना, क्यूब चाहिए था मतलब यहाँ पे ऐसा था, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा किया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई करना रह गया, मतलब ये कितना आएगा 1.8, राइट। सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सैलरी, यू नो व्हाट आर द नंबर्स 1.8, राइट। अगर ये पता है तो क्वेश्चन खत्म,
0.0 मैंने बताया 1/64 को कैसे स्प्लिट करना है, तो इट इज योर टास्क टू ट्राई। 4 तरीके हैं कैलकुलेशंस करने के, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? flux density. The horizontal component of flux density of Earth's magnetic field is, बोला क्या है? डेंसिटी, और यूनिट क्या दिया है? टेस्ला। मतलब क्या है? मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ बी या फिर एच, दोनों में से एक। अब ये एच क्या होता है और बी क्या होता है वो बताता हूं। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी और इंटेंसिटी मतलब एच, राइट? आपको बी की वैल्यू दी है और आपको पूछा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड एच? हाँ, यू नो व्हाट इज बी एंड एच? क्वेश्चन नंबर 14 है ना, राइट? द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है। What is B and H? Relation between B and H. H plus no, H plus NZ नहीं। Okay, so let us go back to basics. चैप्टर नंबर 10 में और चैप्टर नंबर 11 में डिफरेंस ये है, जब हम सोलेनॉइड लेते हैं, सोलेनॉइड पे वाइंडिंग है, वाइंडिंग में करंट है, इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आप लिखते हो μ0 Ni। अजम्पशन ये था कि ये जो बेस मटेरियल है जिसको आप कोर बोलते हो, इट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आया ओनली ड्यू टू करंट, राइट? चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। Field due to current at the axis is μ0 Ni, बट मैग्नेटिक मटेरियल में कोर भी मैग्नेटिक है, तो ये आ गया मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। ये है μ0 Ni, और ये यू नो व्हाट इज दिस? μ0 Mz। It is μ0 Mz, मैग्नेटाइजेशन। You know what is Ni? इसको बोलते हैं H, तो μ0 H, right? Plus μ0 Mz, right? So you can take out something common, μ0 common, H plus M. Then you know what is susceptibility? Phi. Magnetic susceptibility पता है? Magnetic susceptibility is a ratio of magnetization upon H। मतलब ये बताता है आपको कितना कंट्रीब्यूशन मटेरियल ने दिया और कितना कंट्रीब्यूशन करंट ने दिया, क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक है करंट का और दूसरा है मटेरियल का। तो chi is a ratio of magnetization to that of intensity. It is telling you किसका कितना contribution, right? तो mz क्या आएगा? What will be mz? Chi h, μ0 h plus chi h। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? तो क्या बचेगा? 1 plus chi। और ससेप्टिबिलिटी ये जो है, इट टेल्स यू विच टाइप ऑफ मटेरियल यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि काई की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव हुई तो डायमैग्नेटिक। अगर काई की वैल्यू स्मॉल बट पॉजिटिव हुई तो पैरामैग्नेटिक, और लार्ज एंड पॉजिटिव हुई तो फेरोमैग्नेटिक। तो ये पता होना चाहिए। अब इस 1 प्लस काई को और एक नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। इसको बोलते हो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय परमेबिलिटी व्हिच इज रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं म्यू। तो B इक्वल टू म्यू H।
तो b इक्वल टू म्यू एच आया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था रिलेशन पता है क्या, एंड नन ऑफ यू न्यू इट, तो b इक्वल टू म्यू एच। इसका मतलब म्यू इज म्यू जीरो इंटू म्यू आर। आपको ये पता होना चाहिए हम यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की। रिलेटिव परमेबिलिटी अर्थ का होता है 1, म्यू आर इज 1 फॉर अर्थ। For earth mu r is equal to 1, therefore b equal to mu 0 h। mu 0 की वैल्यू आपको पता ही होता है, कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 6, माइनस 6 है ना, यस। अब वापस आ जाओगे कैलकुलेशन पे और अटक जाओगे, अटकना नहीं। 1/4 इज 0.25, 1/π इज 0.318, ये आ गया 1.7, ये ऊपर जाके प्लस होगा तो इनटू हो जाएगा 10, राइट। देन ये तो आ गया 17। व्हाट इज 17 3 51, 1.17 17 into 3 51, पर ये 0.3 था तो कितना 0.5, 0.25 into 0.5 कितना 125, 0.012 something something। Look, you have answer 1.35 and 1.53। मैंने अभी भी बता दिया, हो गया, ऑप्शन नंबर बी है। अरे ये 17 है, 17 17, हाँ 17 इंटू 3 होता है 51, 0.3 है मतलब 5.1, तो ये कितना है 5.1, 5.1 इंटू 0.25 कितना होगा 1.25, 1.3 के आसपास। 1.3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। So what you should know to solve this question is b equal to mu h, mu is mu 0 mu r h, mu r for earth is 1, तो b is mu 0 h, तो h is b upon mu 0, b की वैल्यू 1.7 upon 4 pi, 1 upon 4 is 0.25, 1 upon 5 is 0.318, 1.7 10 पर माइनस 7 ऊपर जाके प्लस 7, तो 10 बचा, 17 into 0.3 is 5.1, 5.1 is into 0.25 is greater than 1.25, less than 1.5, option number B, done।